नमस्कार, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है। बीच में काफ़ी व्यस्तता थी जिस कारण से इस चैनल की ओर को ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपको समय मिल गया है। थोड़ा लेक्चर की मुख्य परीक्षा की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो अभी आपके पास 1 महीना है और इस 1 महीने के दौरान हम आपको कुछ वैल्यूएबल लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। हालांकि ये लेक्चर सिर्फ लेक्चरर्स मेंस मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं। एलटी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आगामी केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर डीएसएसबी मैथ्स किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको कि आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार इसमें प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इवन आपको कोई टॉपिक आता भी है उसको भी आप लगातार देखते रहें। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैथ्स में लगातार टच में बना रहूं, क्योंकि मैथ्स को अगर आप कुछ समय छोड़ेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। इवन किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लगातार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसको भूल सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स में हमेशा दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। आज हम शुरू करेंगे अपनी इस सीरीज को सेट थ्योरी के साथ। सेट थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इसको पढ़ना जरूरी है अगर आपको आगे प्रोबेबिलिटी सीखनी है, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में नॉलेज चाहिए, ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज चाहिए, तो सेट थ्योरी को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके प्रोपाउंडर हम कहें या फिर इसको डेवलप इस थ्योरी को किसने किया, वो थे जॉर्ज कंटूर। और आज हम दोस्तों सेट थ्योरी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है सेट्स। सेट्स आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये होते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। ठीक है, मतलब कि आपने कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट्स नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो ये कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स हैं वहां उनके रिगार्डिंग आपके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं वोवल्स, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं टोटल उसमें वोवल्स कितने होते हैं? द सेट ऑफ वोवल्स। तो हम इसको कह सकते हैं ए। अगर मैं किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है ना? सो हम बहुत यकीन से और पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, यानी कि पूर्ण रूप से परिभाषित है। ठीक है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कलेक्शन में ही बिलोंग करेंगे। ये पूरी तरह से यूनिवर्सली ट्रू है। देयर इज नो डिस्क्रिपेंसीज। कोई दूसरा बंदा आके पूछेगा, उससे अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही आंसर देगा। कोई तीसरे बंदे से पूछेंगे वो भी यही आंसर देगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ये इस पे बिलोंग करेगा। ठीक है, सेम एट द सेम टाइम वी विल से दैट स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज जो एक्स वाई जेड की हम बात करें, जो एक्स ये वाला एक्स है, ये तो ये एक्स है वो आपका वोवल्स नहीं है, वो कंसोनेंट है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा, उसके बारे में अगर हमें पूरा आइडिया है, पूरी तरह से हम मतलब 100% श्योर हैं, तो वो कलेक्शन आपका सेट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूं रिवर्स
ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है, आपका एक सेट है भाई, इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी रिवर इंडिया में बहती हैं और उनका जब हम कलेक्शन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि गंगा क्या इस कलेक्शन से बिलोंग करती है, वी आर श्योर अबाउट इट, क्योंकि गंगा इस कलेक्शन से बिलोंग करती है तो वो क्या है, सेट है। जबकि अगर मैं बात करूंगा नाइल की, तो नाइल रिवर इंडिया में नहीं बहती है तो वो यहां से बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या है, सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कौन वेल डिफाइंड नहीं होते, कौन अभी सेट नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं फाइव बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ मैथ्स, ठीक है भाई। अब 5 बेस्ट बुक ऑफ मैथ्स, नाउ इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक। यहां पर डिस्क्रिपेंसीज इसलिए है क्योंकि यहां पर के जो अंदर के एलिमेंट है, आप श्योरली नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्क्रिपेंसीज हैं, अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग राय है। एक व्यक्ति के लिए 5 बेस्ट बुक अलग हो सकती हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए 5 बेस्ट बुक मैथमेटिक्स की अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सेट नहीं है, ये जो कलेक्शन है इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ओके। तो यहां से आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से प्लेयर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम, प्लेयर्स जो इंडियन क्रिकेट टीम में हैं वो एक सेट हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, उन 11 प्लेयर्स के नाम आपको पता होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, 11 बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से डिस्क्रिपेंसीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चॉइस आ जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज पैदा हो जाएगी। यहाँ पर आप कह नहीं सकते कि ये एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। यू आर नॉट 100% श्योर, जितने लोग उतने ही आपके कलेक्शन बन जाएंगे। तो एक यूनिक कलेक्शन नहीं रहेगा तो वो सेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने की। देख सकते हैं आप, देखिए अगर मैं सेट को और फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले, और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सेट के, जैसे जैसे एक और मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, सेट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कहूंगा द सेट ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ सेट, बिकॉज अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। कोई बंदा अलग आंसर देगा, कोई बंदा अलग आंसर देगा, कोई बंदा अलग आंसर देगा। तो इसका मतलब है कि जो कलेक्शन है वो डिफरेंट होगा, हर जगह जो कलेक्शन है वो डिफरेंट होगा, तो वो सेट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है सिंपली कि आप एक ब्रैकेट लगाएंगे और जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिख लेंगे इस तरह की फॉर्म में, तो इसको क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरी जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे संग संग लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, जैसे b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ इंडिया, ये ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, मतलब रोस्टर फॉर्म में हम ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कॉमा, सेपरेट कॉमा के द्वारा लिख लेते हैं, जबकि हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको थ्योरेटिकली लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको भी मैं थ्योरेटिकली लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। डी यहाँ पर लिखता हूँ, x यहाँ पर ऐसे लिखता है सब कॉलन, इसको बोलते हैं सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म की, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का दोस्तों फायदा ये होता है कि कई सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप
ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उस समय पर सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद कारगर साबित होती है। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म को बनाना जरूर सीखें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। कई बार हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ठीक है, कई सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, इसको चला मैं एक बार मिटा देता हूँ। जैसे ए आपके पास कोई सेट है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर -4 बराबर 0। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, एक सेट है। ठीक है, और x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर -4 बराबर 0 है। कहने का मतलब है कि x का स्क्वायर और फिर उससे अगर मैं -4 करूंगा तो 0 आएगा। तो नेचुरल नंबर के कितने एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हमको पता है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक कैसा सेट है, ये आपका सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज जनरली नोन एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी फाइनाइट सेट। हम यहां पर बात करेंगे फाइनाइट सेट्स की। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जब एक फाइनाइट सेट की हम बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो एक सेट है अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट कहलाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इवन फाइनाइट भी हो, तो भी सेट बिल्डर फॉर्म बड़े काम में आती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक सेट बताता हूं, b बराबर है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और x इज लाइंग बिटवीन 4 to 6। ठीक है, ये आप देखिए, x आपका रियल नंबर है और x की वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों कैसा सेट है, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 4 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप 4 और 6 के बीच के नंबर्स को अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो आपको उसको ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर आप उसको दोस्तों क्या करेंगे, एक इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। जनरली इट इज एग्जांपल ऑफ इंटरवल। ये आपका एक इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। तो ये आपका क्या है, इंटरवल एक्चुअली क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम समझ नहीं सकते कि रोस्टर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके। सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं दोस्तों, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट्स बोला जाता है। एम्प्टी सेट्स को दोस्तों हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इसको फाई बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे कभी भी आप फाई को इसके अंदर ना लिखें, ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसमें एक एलिमेंट कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट को आप या तो ऐसे दिखाओ या तो ऐसे दिखाओ। ठीक है, तो नल सेट भी बोलते हैं इसको, वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं VOID, वाइड सेट्स। ठीक है, या फिर नल सेट भी इसको बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे A है x सच दैट x स्क्वायर -2 बराबर 0 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ Q। ठीक है,
x इज एलिमेंट ऑफ q। q का मतलब क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो भाई x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है और x इज एलिमेंट ऑफ q है, यानी कि q का क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, क्या वो रेशनल नंबर होगा? नहीं, वो होगा इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? नल, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और भी मैं बताऊं तो b बराबर, जैसे मैं लिखता हूं x such that x is a element of natural number and x is lying between 4 and 5, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि x आपका एक नेचुरल नंबर है और 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। तो 4 और 5 अपने आप में नेचुरल नंबर है, उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। इसके बीच में कई सारे रियल नंबर लाई करते हैं, रेशनल नंबर लाई करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। तो ये आपका क्या है? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको आई होप कि क्लियर होगी। एम्प्टी सेट, इसको मैं मिटा देता हूं। एम्प्टी सेट के बाद अगला आता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक एलिमेंट लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे a इज इक्वल टू है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 5, ठीक है। भाई 3 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर लाई करता है वो क्या होता है? सिर्फ 4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है, जिसमें केवल एक एलिमेंट लाई करता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका एम्प्टी सेट, एक हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। इसके बाद अगला अगले होते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब ये भी देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, माना एक सेट है A, एक सेट है B, और इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो ये क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे A बराबर मान लेते हैं द सेट ऑफ वोवेल्स A E I O U, और B मान लेते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक, क्योंकि इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इक्वल है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये नहीं कि वो इक्वल सेट है। तो अगला क्या होगा? इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स का मतलब क्या होगा? कि जब A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करे और B का हर एलिमेंट A में बिलोंग करे, तो वो इक्वल सेट्स होता है। यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? A बराबर B कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बिलोंग टू B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड बिलोंग टू A। डेफिनेशन को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये डेफिनेशन हमारे आगे जाके बहुत काम आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट होते हैं, ठीक। अब आगे आता है सबसेट्स। अब सबसेट्स, अभी देखिए जो मैंने आपको इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक। तो सबसेट का मतलब क्या है? देखिए लेट हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B, ठीक। तो A B का सबसेट कब कहलाएगा? देखिए A B का सबसेट कब तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ B,
ठीक है, यानी कि अगर मैं A इज द एलिमेंट ऑफ A, सो विच इंप्लाइज A इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ B, ठीक। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर A इज द एलिमेंट ऑफ A विच इंप्लाइज A इज द एलिमेंट ऑफ B, तो A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक हो गया। तो मैंने जब आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ B, so then A is a subset of B, and if every element of B belongs to A, so then B is a subset of A। ठीक है ना। तो अगर इसका उल्टा हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, if B is the element of B, बस खाली सिंबल को मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर A हो जाएगा, तो ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने कन्वीनियंस के लिए सिंबल को चेंज कर दिया। implies B is the element of A, तो then B is a subset of A। ठीक है, और अगर ये बोथ कंडीशन एक साथ हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, A बराबर B हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये दोनों के दोनों सेट हैं वो इक्वल बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये है सबसेट। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, जैसे natural number is a set, natural number is a set 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक, अब मैं कह देता हूँ even natural number, even natural number को चलो मैं E से दिखा देता हूँ। ठीक है, even natural number क्या होंगे, 2 4 6 8, ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, E सबसेट है N का। ठीक, इसी तरह से मैं ऑड नेचुरल नंबर को लूं तो 1 3 5 7। ठीक, तो अभी मैं इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा रहा हूं, बाकी आप चाहें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो क्लियरली है कि E का हर एलिमेंट N को बिलोंग करता है, यानी कि अगर 2 E में है तो 2 N में भी है, 4 E में है तो 4 N में भी है, 6 E में है तो N में भी है। तो इस तरह से E is a subset of N, O is a subset of N। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके सबसेट हैं। ठीक हो गया, इस तरह से हम सबसेट्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसेट तो समझ में आ गया, अब इसके बाद क्या होगा, सुपरसेट। सुपरसेट भाई, तो सुपरसेट क्या होगा, जैसे मैंने बोला A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B को क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ A। ठीक हो गया, मतलब अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो देन B इज अ सुपरसेट ऑफ A। ठीक, नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं, तो रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के सुपरसेट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स को बताने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। अभी हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक भाई, हमने ये पढ़ा कि A B का सबसेट है, तो वो किस केस में होगा कि जब A इज द एलिमेंट ऑफ A implies A इज द एलिमेंट ऑफ B, सो यहां से A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक हो गया, तो भाई अब यहां से हम एक काम करते हैं, A इज द एलिमेंट ऑफ A, अब A इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ A लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, B को मैं A से रिप्लेस कर देता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। आप यहां से देख सकते हैं कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इज द एलिमेंट ऑफ ए विच इंप्लाइज इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां से आप अगर इस डेफिनेशन का फायदा उठाएं तो आप कह सकते हैं कि हर एलिमेंट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इसी तरह से यहां से भी होगा, यहां से इधर को भी ले सकते हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए, तो देन बाय द रिवर्सिबिलिटी थ्योरम ए इक्वल्स टू ए। सो एवरी एलिमेंट अपना क्या होता है, सॉरी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसे फाई है, फाई का मतलब क्या होता है, नल। ठीक, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक सेट है वो दूसरे का सबसेट कब होगा, जब इसके हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो अब इसे तो ऑलरेडी नल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
फाइव इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि एक सेट के हमेशा दो सबसेट होते हैं। कोई भी सेट हो उसके हमेशा अंदर दो सबसेट होते हैं, एक होता है फाइव, एक होता है वो खुद। ठीक हो गया, एक होता है फाइव, एक होता है खुद। ठीक है, और खुद को छोड़ के मतलब जो वो सेट है वो अगर उसके खुद के सबसेट्स की अगर हम बात करें, यानी कि ए को छोड़ के जितने भी सबसेट्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, थोड़ा मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूं, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं कहता हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A एंड B डज नॉट इक्वल्स टू A, तो देन B इज प्रॉपर सबसेट। ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब कि B A का सबसेट है लेकिन B A के बराबर नहीं है। ठीक, तो जो B है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, या फिर इसको नॉन ट्राइवल सबसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ट्राइवल, नॉन TRIVAL, नॉन ट्राइवल। ठीक है, तो ये भी आप याद करना कि भाई B प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा? जब B A के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ के ये वाला क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। यही तो कहने का मतलब है ना? तो ये आपका क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं। ठीक हो गया। तो एक सेट अगर वो अपना खुद का सबसेट है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट की श्रेणी में आएगा, बाकी सभी किस में आएंगे? प्रॉपर सबसेट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है और 1 2 3 ये इसके अंदर एलिमेंट है। मान लेते हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि इसके सबसेट को अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। उसके अलावा क्या होगा? ये स्वयं A। ठीक है, अब बनाते हैं कुछ और। जैसे सबसे पहले आप बनाओ सिंगलटन। सिंगलटन क्या होंगे? 1, फिर 2, फिर 3। ठीक हो गया, 1 2 3। इसके अलावा फिर आप क्या बनाएंगे? 2 2 के बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 और 2 3। ठीक हो गया। तो गिनिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बन सकते हैं टोटल नंबर? टोटल इसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो कैसे बने ये? सिंपल है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको चेक करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3 है। तो ये एक्चुअली कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास 4 एलिमेंट है, मान लेते हैं कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट हैं। अगर ए में मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 है, तो उसमें जो सबसेट हैं वो कितने सबसेट्स बनेंगे? वो बनेंगे 16, यानी 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका कैसे होता है देखिए, मैं इसको आपको बताऊं, थोड़ा मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी बता देता हूं कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n, मान लेते हैं उसमें n एलिमेंट है। ठीक हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने पेयर बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो एक एलिमेंट मतलब n में से मुझे एक एलिमेंट चूज करना है, तो उसके जो तरीके होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? NC0 यानी एक नल। ठीक है, यानी 5 की अगर हम बात करें। ठीक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? n में से सिंगलटन सेट। कितने सिंगलटन सेट बनेंगे दोस्तों? वो बनेंगे NC1। ये तो बनेंगे कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें। ठीक, यानी कि अगर जैसे 1 2 3 था, तो इसमें मैं 1 2 3 इतने तो बनेंगे सिंगल वाले। ठीक, कॉम्बिनेशन मुझे लगाना पड़ेगा, पेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक के। अब मेरे पास कितने एलिमेंट है? 3, तो एक्चुअली कितने बने? 3C1 यानी कि 3 बने, टोटल 3।
ठीक है। ऐसे ही मेरे पास n होंगे तो मेरे पास कितने बनेंगे, nc1। अब मैं क्या करूंगा, दो दो वाले बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, nc2। इसी तरह से मैं क्या बनाऊंगा, तीन तीन वाले, nc3। और ये जो क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या अलग केस, लास्ट में ncn तक आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बना, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, ncn। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये है एक बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज में 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर आप x की जगह पे 1 रख दो तो आपको ये मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n। यहां पर आपने x की जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है। ठीक, तो 2 की पावर n इतने आपके सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक हो गया, तो इतने सबसेट्स आपके बन सकते हैं किसी भी सेट के। ठीक, अब बात आती है इसमें कितने प्रॉपर होंगे, कितने इम्प्रॉपर होंगे। तो अभी मैंने दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर प्रॉपर कितने होंगे, जैसे एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए स्मॉल n, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1। इतने क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। और एक आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर, जो खुद है। ठीक हो गया, तो जैसे मान लेते हैं एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 उसके टोटल सबसेट्स बनेंगे। उसमें प्रॉपर कितने होंगे, 15, यानी कि इसमें से एक माइनस कर देंगे, और एक आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, जो कि वो सेट खुद होगा। ठीक, इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक वो है पावर ऑफ अ सेट। पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ सेट। अभी मैंने दोस्तों आपको एक एग्जांपल बताया था, लेट मैं फिर से लेता हूं, a बराबर है 1 2 3। ठीक है, a बराबर है 1 2 3, हमारे पास एक सेट है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं कि इसके मैं सबसेट्स बनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या होगा, 5 होगा, फिर ये खुद होगा a, और फिर इसके सिंगलटन 1 2 3, और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें दो दो के पेयर लूंगा, 1 2 1 3 और 2 3, 1 3 और 2 3। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका एक तरह से कलेक्शन है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं एक सेट में रख देता हूं, रख सकता हूं। तो अगर मैं इसको एक सेट में रख दूंगा तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों, पावर ऑफ अ सेट। ठीक हो गया, तो द पावर ऑफ अ सेट ए इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑल ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। जितने ए के सबसेट्स बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन पावर ऑफ अ सेट ए कहलाता है। ठीक हो गया, तो बहुत सिंपल है। तो अब आप बताइए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए कितने होंगे, कितने होंगे, कितने एलिमेंट, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 8। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 8। ठीक हो गया, तो अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n हो तो भाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, बिकॉज वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ, वी नो दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2 की पावर n। ठीक है, तो ये पावर सेट क्या है, उन सभी का कलेक्शन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इतने होंगे, 2 की पावर n होंगे। ठीक हो गया, ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स जितने हैं उनको आपने 2 के एक्सपोनेंट में लिख देना है। ठीक हो गया, तो ए में अगर 4 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 उसमें एलिमेंट्स होंगे। तो ये है पावर ऑफ अ सेट। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे बताता हूं, जैसे मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5। ये मतलब मुझे पावर ऑफ 5, उसकी भी पावर ऑफ 5 और उसकी पावर ऑफ 5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे। देखिए 5, पहले आप देखिए 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, 0। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। तो आप बताइए कि इसके
सबसेट्स कितने बनेंगे? ऑफ कोर्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1। ठीक हो गया। यहां से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब तो यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5 है वो एक्चुअली कितना है? 1 है। ठीक है, अब आपके पास ये कोई सेट आया होगा। ठीक, ये एक सेट आ गया। अब आपको इसका भी पावर निकालनी है। ठीक है, ठीक, तो अब आप बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? वो हो जाएंगे 2 की पावर 1, क्योंकि यहां पर 1 एलिमेंट आ गए, तो ये कितना हो गया? 2। ठीक, अब आपको फिर जो इसमें एक और सेट आया उसकी भी आपको पावर निकालनी है, तो ये हो जाएगा भाई पावर ऑफ 5, और उसके अंदर के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।